हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पैशन कंपटीशन में। आइए आज देखते हैं 22 फरवरी 2015 को हुए सेटेट के पेपर को। इसमें हम लोग CDP के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बचे हुए 15 क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके पहले 2011, 2012, 2013 और 2014 के पेपर को अपलोड किया जा चुका है। जिन्होंने न देखा हो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। जो नए हो चैनल पर वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, यानी कि कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है आपको बताना है। पहला है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। बी है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। क्या ऐसा बात होता है? जी नहीं। जब तक अध्यापक सहभागिता नहीं करेंगे, जब तक बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक बच्चे के अंदर से जो भय है वह नहीं दूर होगा। बच्चा खुल के प्रश्न नहीं कर पाएगा, उसके अंदर जो कुछ भी डाउट है वह पूछ नहीं पाएगा। तो अध्यापक का सहयोग देना जरूरी है। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश जी नहीं, बच्चों को खुला परिवेश चाहिए, उन्हें स्वतंत्र परिवेश चाहिए, एक अच्छा माहौल चाहिए जिससे कि वह उनका विकास हो सके। कक्षा कक्ष का अधिकारी वादी परिवेश जी नहीं। तो कक्षा कक्ष का कैसा परिवेश होना चाहिए? वह प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए। सभी बच्चों को फ्रीडम होना चाहिए कि वह अपने प्रश्नों को कर सके, वह समूह में सीख सके, वह करके सीखने पर बल दे सके, वह प्रयोगात्मक रूप से सीख सके। ठीक है, तब जाके बच्चों का संवेगात्मक विकास अच्छे से हो पाएगा। तो वो कैसा होना चाहिए? कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए। आइए इसके व्याख्या को देते हैं। बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश आवश्यक है जिससे बच्चा विद्यालय में बच्चों के साथ समय गुजारने एवं बच्चे के अभिजात समूह उसके दोस्त या खेल कूद के साथ ही होते हैं। यह परिवेश बच्चे को नकारात्मक भावों के सापेक्ष सकारात्मक भावों की महत्ता भी बताता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? एक खुले अंत वाले प्रश्न, बी परियोजना, सी अवलोकन या डी विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो कौन सा रचनात्मक कार्य के अंतर्गत, रचनात्मक आकलन के अंतर्गत नहीं आता? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, क्योंकि यह मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। जब आप किसी विद्यार्थी का उसकी योग्यता के आधार पर उसका क्रम निर्धारित करते हैं, जबकि खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना और अवलोकन यह रचनात्मक आकलन कार्य के अंतर्गत आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। यानी कि आपको अगर एक प्रभावशाली अध्यापिका बनना है तो उसके लिए आपके अंदर क्या गुण होने चाहिए? पहला है एक पुस्तकों से उत्तर को लिखाने पर बल देना। दूसरा, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना। तीसरा है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। या चौथा है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो इसे पढ़कर ही पता चल जा रहा है कि ऊपर की तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दर्शा रहे हैं, जो कि एक अध्यापक के अंदर ऐसे गुण नहीं होने चाहिए। यानी कि आप ऐसा तो नहीं है कि केवल पुस्तक उठाकर उसका उत्तर लिखवा रहे हैं बच्चों को, या फिर आप बच्चों को समूह में सीखने के लिए प्रोत्साहित न करके उन्हें डिस्करेज कर रहे हैं और उन्हें अकेले बैठकर पढ़ने पर ज़्यादा बल दे रहे हैं। तो ये भी गलत है। विद्यार्थियों, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आप उसे इग्नोर कर दे रहे हैं या फिर उसे डांट कर बैठा दे रहे हैं, ये गलत बात है। इसके बजाय आपको बच्चों को क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछने के लिए इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन सही है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। जब आप हर एक बच्चे के संपर्क में रहेंगे, उन्हें जानेंगे, समझेंगे और उनके समस्या का समाधान करेंगे, तब आप एक प्रभावशाली अध्यापिका बन पाएंगी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए, यानी कि बच्चा जो कुछ सीख रहा है उसे और भी ज़्यादा आसान बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। बच्चा अच्छे से सीख सके, इसके लिए कक्षा का माहौल क्या हो, अच्छा से अच्छा बनाया जाने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिसमें से 3 तो सही हैं लेकिन एक
नहीं सही है, उसी का आपको पता लगाना है। आइए देखते हैं कि कौन सा सही नहीं है। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है बच्चों के प्रयास को स्वीकृति, दूसरा है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, तीसरा है बच्चे को स्वीकार करना, या चौथा है अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो इसमें से पहला सही लग रहा है कि आप बच्चा अगर प्रयास कर रहे हैं तो उसे स्वीकृति देते हैं और उसके कार्यों की सराहना करते हैं। बच्चे को आप स्वीकार करते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं, बच्चा चाहे जैसा भी हो। और अध्यापक का सकारात्मक रूप, उसका पॉजिटिव रवैया बच्चों को मदद करता है करके सीखने में। किंतु अध्यापकों के अनुसार कार्य करना जी नहीं, बच्चों के अनुसार कार्य करना है। बच्चे जिसमें इंटरेस्ट लेते हैं आपको वो सिखाना है उन्हें, न कि अध्यापक जो चाहते हैं वो बच्चे करें। तो आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है और हमें गलत ऑप्शन ही खोजना था, तो यही हमारा सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, लड़के और लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। ए है लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करना चाहिए, बी है लड़कों को घर के कामों में सहायता करना चाहिए, सी है सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, डी है लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो यह आपके जेंडर चैप्टर से बना क्वेश्चंस है, जेंडर स्टेरियोटाइप से, यानी कि जो जेंडर रूढ़िवादिता है वह इसमें प्रदर्शित कर रहा है। तो जो उसे प्रोसीड नहीं कर रहा होगा उसी को हमें खोजना है। तो लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करना चाहिए, जी नहीं, ऐसा नहीं है। क्या लड़के घर के अंदर का काम नहीं कर सकता, कि और लड़के घर के बाहर का ही काम कर सकते हैं। बी है लड़कों को घर के कामों में सहायता करना चाहिए, जी हाँ, लड़कों को क्या घर के अंदर के कामों में भी सहायता करनी चाहिए। ऐसा है नहीं कि हाँ केवल लड़कियां ही घर के अंदर के कामों को करेंगी, बल्कि लड़कों को भी करना चाहिए। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, जी नहीं। लड़कियों को घर के काम में सहायता करनी चाहिए, जी नहीं। लड़कियां घर के बाहर का भी काम कर सकती हैं। आप प्रेजेंट में देख सकते हैं कि लड़कियां अब बाहर निकल रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं और IAS PCS ऑफिसर बन रही हैं, देश की प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक बन रही हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। किस प्रकार का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? अधिगम में असुविधा के, अधिगम में अशक्तता के, अधिगम में कठिनाई के, या फिर अधिगम में समस्या के। तो यह बच्चा अधिगम में अशक्तता को प्रदर्शित कर रहा है। अधिगम का अर्थ है सीखना, यह प्रक्रिया जो कि पूरे जीवन चलती रहती है। अशक्तता का अर्थ है कमी। जिन बच्चों के द्वारा लिखने में विपरीत छवियां एवं दर्पण छवि आदि गलतियां होती हैं वह अधिगम में अशक्तता के कारण होती है। यह मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति की संज्ञानात्मक शक्ति काफ़ी हद तक न्यून होती है। इसे मानसिक मंदन भी कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी कि बच्चा अच्छे से ज्ञान का अर्जन कर सके, ज्ञान ग्रहण कर सके, ऐसा करने के लिए अध्यापक को उसकी सहायता करने के लिए क्या करना चाहिए, किस प्रकार से ध्यान देना चाहिए। यह है सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। बी शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए अंकों या ग्रेडों पर। सी शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। डी है शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। बच्चे जब एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, तो वह किसी भी चीज़ को करने में, सीखने में रुचि लेंगे और आसानी से सीख लेंगे। ठीक है, तो उनका ज्ञान अर्जन क्या होगा, बहुत ही अच्छे से होगा। जबकि याद करने पर बल नहीं देना, यह रोट मेमोराइजेशन को प्रोसीड करता है, जो कि गलत है। आपको अंक या ग्रेड नहीं करना है और न ही अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता लाना है, बल्कि सक्रिय सहभागिता पर बल देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालिता किसका संयोजन है। यानी कि कोई बच्चा अगर प्रतिभाशाली है
तो उसके अंदर कौन कौन सा गुण होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता तथा उच्च स्मरण शक्ति। यानी कि जो बच्चा प्रतिभाशाली होता है वह हाई कैपेसिटी होनी चाहिए उसकी, और जो सृजनात्मकता का लेवल है वह भी उसका उच्च होना चाहिए, क्रिएटिविटी भरी होनी चाहिए बच्चे में, तथा उसकी जो मेमोरी है वह काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। मेमोरी काफ़ी स्ट्रांग होती है, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वह किसी चीज़ को याद कर लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक उन्हें याद रहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एनसीआर 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण से महत्वपूर्ण हैं। ए है, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बी, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। सी है, ये बच्चों के विचारों की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। और डी है, ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है। तो ऊपर के पहला, दूसरा और तीसरा ही निगेटिव पॉइंट लग रहा है कि ना ही बच्चों को आपको ऐसे समूह में वर्गीकृत करना है कि जो पास है वह एक समूह में रहेंगे, जो फेल है एक समूह में रहेंगे। तो ऐसे जो बच्चे फेल है वो अपने आप को हमेशा फेल ही समझेंगे, वो उनका कभी विकास नहीं हो पाएगा। और ना ही अध्यापकों को बच्चों को डांटना है, इसका अधिकार आरटीई ने नहीं दिया है। ठीक है, तो आपको बच्चों को डांटना भी नहीं है और ना ही बच्चों को आपको हटाना है, बल्कि आपको बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन। तो यह आपके अपसारी चिंतन से संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अपसारी चिंतन से संबंधित है। इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति को कुछ तथ्य तो दिए जाते हैं, उनमें अपनी ओर से एक तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकालना होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टियों को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। किसके लिए विकसित किया जा सकता है। ए है कि उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। बी है, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। सी है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। या डी है, कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। तो इसका सही जवाब है आपका सी, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों का आकलन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके माध्यम से अध्यापक उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन कर अपना शिक्षण कार्य कर सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता। 4 ऑप्शन में से एक नेगेटिव पॉइंट है, उसी का हमें पता लगाना है कि कौन सा बच्चों के अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति जी नहीं, यह पुनरावृत्ति केवल बच्चों को नहीं करवाना है, रोड मेमोराइजेशन नहीं करवाना है, बल्कि बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़कर ज्ञान दिलाना है। विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना है, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं कि विषय वस्तु पर आपको प्रश्न बनाना है और प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद भी करना है तथा प्रकरण पर प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण करवाना है। तो ऑप्शन नंबर ए निगेटिव हो और इसी का हमें पता लगाना था, तो यही हमारा सही जवाब होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। ए, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। बी, बच्चे की छवि की सुरक्षा करना। या सी, उनके अंकों में सुधार करना। या डी, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो इसका सही जवाब है, जब भी बच्चे को दंड दिया जाता है चाहे शाब्दिक हो या गैर शाब्दिक, तो वह उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने से बचना चाहिए क्योंकि इससे उनके स्वयं के प्रति अवधारणा नष्ट हो जाती है तथा कुछ नया सीखने के प्रति उनमें भय या नकारात्मकता उत्पन्न होती है जो उनके विकास को बाधित करता है।
आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। ए भाई बहन एवं अध्यापक, बी अध्यापक एवं साथी, सी साथी एवं माता पिता, या डी माता पिता एवं भाई बहन। तो इसका सही जवाब है माता पिता एवं भाई बहन। यह प्रारंभिक बाल्यावस्थीय अवधारणा के दौरान उन व्यवहारों में आते हैं जो हमको जानकारी प्रदान करते हैं और एक समूह में स्वीकार्य हैं। कौन? हमारे माता पिता एवं भाई बहन। और बच्चे का जो प्रथम समाजीकरण होता है वह उसके परिवार में ही होता है, उसके माता पिता भाई बहन के द्वारा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। यानी कि अगर बच्चों को आपको स्वच्छता के लिए प्रेरित करना है तो उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बना दीजिए। यह किस बात के लिए प्रतिबिंबित करता है? ए प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक कल्पनाएं, बी प्रेरणा की व्यवहारवादी उपागम, सी प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, या डी प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक कार्य के प्रति विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए उसमें उन्हें सक्रिय सहभागी बनाना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बचे हुए 15 क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।